इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सदियों से वुमेन को हर क्षेत्र में दबाया जा रहा है और एक मैन को हर क्षेत्र में सपोर्ट किया जा रहा है। और वुमेन के ऊपर अत्याचार होने का मेन रीजन है अवेयरनेस एंड इलिटरेसी। एक वुमेन को खुद को ही नहीं पता कि उसके लिए क्या क्या कानूनी अधिकार बनाए गए हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग सम वुमेन्स राइट दैट एवरी वुमेन मस्ट नो सो दैट शी कैन प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ वायलेंस। लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का पहला लाइन हमें ये कहता है कि women right are the right and entitlement claim for women and girls of many society worldwide। राइट को हिंदी पे अधिकार कहते हैं। women right का मतलब है वो सारे अधिकार जो एक women और एक गर्ल्स के लिए बनाए गए हैं। सेकेंड पॉइंट हमें ये कहता है कि women right is a fight for the idea that women should have equal right with men। ये आप एक टाइप का फाइट भी समझ सकते हो, मतलब एक टाइप की लड़ाई हो रही है। मतलब यहीं पे क्लेम किया जा रहा है कि हमारी सोसाइटी पे एक मेल पर्सन के पास जो जो अधिकार है वो वुमेन के पास भी होने चाहिए। थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है कि द राइट अवेलेबल टू वुमेन इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया पे जितने भी वुमेन राइट हैं उन सारे वुमेन राइट को दो कैटेगरी पे क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और सेकंड है लीगल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब है वो सारे अधिकार जो हमारे संविधान पे लिखी गई है, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखी गई है उन सारे अधिकार को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और लीगल राइट का मतलब है वो सारे अधिकार जो एक एक्ट के जरिए पास किया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे एक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट था 1986 पे। तो उस एक्ट पे ये बोला गया था कि जो भी बच्चे 14 साल से नीचे हैं वो कोई भी डेंजरस जगह पे काम नहीं करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन को एक एक्ट के जरिए पास किया जाता है, या फिर समझ सकते हो जो इन्फॉर्मेशन को एक एक्ट के जरिए प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, उस सारे इन्फॉर्मेशन को, उन सारे अधिकार को हम लोग कहते हैं लीगल राइट। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब है जो हमारे संविधान पे लिखी गई है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट। राइट को बहुत सारे वे पे क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका इकोनॉमिक राइट, सेकंड है सिविल राइट, थर्ड है सोशल एंड कल्चरल राइट, फोर्थ है पॉलिटिकल राइट, फिफ्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप इन सारे पॉइंट को आप ऐसे भी याद कर सकते हो। कैप्सिकॉन, कैप्सिकम सबको पता होगा, तो आप इसके स्पेलिंग को थोड़ा उलट पुलट कर दो और कैप्सिकॉन जैसे याद करो। ओके, कैप्सिकॉन। सी से आएगा आपका सिविल राइट, ई से होगा इकोनॉमिक राइट, पी से पॉलिटिकल राइट, एस से सोशल एंड कल्चरल राइट, एंड कॉन से होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब हम लोग इन सारे राइट को थोड़ा डिटेल पे समझेंगे। पहला है आपका इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा तो यहीं पे आपको ध्यान पे रखना होगा कि अभी प्रॉपर्टी, पैसे और बिजनेस की बात होगी। पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि राइट टू ओन एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। एक लड़की को अधिकार दिया जाता है कि वो एक प्रॉपर्टी को खरीद सकती है और उसको बेच भी सकती है। सेकेंड पॉइंट है राइट टू डेजिग्नेट हु विल इनहेरिट हर प्रॉपर्टी। एक लड़की को अधिकार दिया जाता है कि अगर उसके पास अगर कुछ प्रॉपर्टी है तो वो किसको देगी वो खुद ही डिसीजन ले सकती है, यानी अपने बेटे को देगी या फिर अपनी बेटी को देगी या फिर और किसको देगी, ये उसको अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट है राइट टू हर ओन वेजेस एंड इनकम। एक लड़की का अपनी खुद की सैलरी और खुद के इनकम पे पूरा उसका फुल अधिकार है। नेक्स्ट है एक्सेस टू जॉब, ट्रेड एंड प्रोफेशन, यानी एक लड़की सारे टाइप ऑफ जॉब और बिजनेस को भी वो एक्सेस कर सकती है। कहने का मतलब है एक लड़की पायलट बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, लॉयर बन सकती है और एक बिजनेस भी कर सकती है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ जॉब ट्रीटमेंट विद इन जॉब, ट्रेड एंड प्रोफेशन, यानी एक जॉब के अंदर, एक बिजनेस के अंदर और एक प्रोफेशन के अंदर इक्वालिटी ऑफ जॉब ट्रीटमेंट होनी चाहिए। यानी एक मेल पर्सन को जिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है एक फीमेल को भी उसी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सेम काम के लिए सेम ही पेमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि लड़का है तो उसको थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलेगा और लड़की है तो उसको थोड़ा कम सैलरी मिलेगा। अगर सेम काम है तो सेम पेमेंट ही मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सेस टू क्रेडिट इन हर ओन नेम, यानी एक लड़की अपने नाम पे एक घर खरीद सकती है, एक कार खरीद सकती है और अपने नाम पे एक इंश्योरेंस भी करवा सकती है। नेक्स्ट है इक्वल पार्टिसिपेशन इन लेबर यूनियन, यानी एक लेबर यूनियन पे मेल भी पार्टिसिपेट करेगी और फीमेल भी पार्टिसिपेट करेगी।
नेक्स्ट है राइट टू जॉब प्रोटेक्शन व्हेन टेकिंग मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव का मतलब होता है जो प्रेग्नेंट वीमेन होते हैं उनको, आपको पता होगा कि उनको एक एक्सपेक्टेड डेट दिया जाता है, मतलब डॉक्टर उनको एक एक्सपेक्टेड डेट देते हैं कि आपका बच्चा शायद उस दिन पैदा हो सकता है, जैसे नवंबर 23 तारीख को या फिर नवंबर 10 तारीख को, मतलब डॉक्टर लोग एक एक्सपेक्टेड डेट देते हैं। जब एक प्रेग्नेंट वीमेन को पता चल जाता है कि शायद मेरा बच्चा उस दिन हो सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, 2-3 महीने पहले, जनरली 3 महीने पहले ही वो लोग छुट्टी ले लेते हैं ताकि वो लोग रेस्ट ले सकें। तो इसी को ही कहते हैं मैटरनिटी लीव। तो जब उसका मतलब बच्चा पैदा हो गया और वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहती है, तो वो अपना जॉब को कंटिन्यू कर सकती है। ऐसा नहीं कि तुम 3 महीना छुट्टी ले लिए तो फिर तुम्हारा जॉब तो गया, तुम अब अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकते, इस टाइप का बात नहीं होगा। मतलब राइट टू जॉब प्रोटेक्शन मतलब उसका जॉब प्रोटेक्ट होके रहेगा व्हेन टेकिंग मैटरनिटी लीव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू कंटिन्यूएशन ऑफ हिज स्पाउस पेंशन बेनिफिट। ये आपको पता होगा कि जब किसी के हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उनका जो पेंशन होता है वो एक लड़की को मिलती है। नेक्स्ट है राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी इन हर ओन नेम, मतलब एक प्रॉपर्टी को अपने नाम पे भी वो इनहेरिट कर सकती है। देन है सिविल राइट। सिविल राइट यानी एक देश के नागरिक होने के नाते एक मेल के पास जो जो अधिकार है, फीमेल के पास भी वो सारे अधिकार होनी चाहिए। पहला है इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, यानी हमारी सोसाइटी पे मेल के पास जो जो अधिकार है एक नागरिक होने के नाते फीमेल के पास भी वो सारे अधिकार होने चाहिए। एक फीमेल को भी एक फुल एडल्ट की तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लड़की है तो उसको माइनॉरिटी की कैटेगरी पे ले जाओगे या फिर उसको गुलाम बना के रखोगे। नेक्स्ट है जनरल इक्वालिटी ऑफ राइट अंडर द लॉ, कानून के सामने दोनों सेम है, मेल और फीमेल दोनों सेम है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू शू इन कोर्ट। शू का मतलब है अगर एक लड़की के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो किसी के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट है बी अ विटनेस इन कोर्ट, यानी वो किसी की गवाही भी बन सकती है। नेक्स्ट है सर्व ऑन जूरी, उसको आप जूरी पे भी बैठा सकते हो, यानी एक लड़की को जूरी पे भी बैठा सकते हो। जूरी का डेफिनेशन है, आप ऐसे रियलिटी शो पे देखे होंगे, डांस इंडिया डांस या फिर इंडियन आइडल पे देखे होंगे कि ऐसे लड़की लोग भी ऐसे जज पे ऐसे बैठे रहते हैं, वो लोग पॉइंट देते हैं 8-9 इस टाइप का ऐसे पॉइंट देते हैं। तो आप एक लड़की को जज भी बना सकते हो। कोर्ट पे जूरी का मतलब है, आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे लोग रहते हैं, मतलब वो लोग सिटीजन रहते हैं और वो लोग दोनों पक्ष को सुनते हैं, मतलब जो गलती किया है और जो गलती नहीं किया है दोनों पक्ष को सुनते हैं और निर्णय लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। कहने का मतलब है जज आपके फाइनल डिसीजन लेते हैं, तो जज को हेल्प करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, मतलब जज को थोड़ा हेल्प करते हैं वो लोग। नेक्स्ट है सर्व एज एन अटॉर्नी। अटॉर्नी का मतलब है जो लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, आप इसको लॉयर भी समझ सकते हो, मतलब एक लड़की लॉयर भी बन सकती है। नेक्स्ट है कीपिंग हर ओन नेम आफ्टर मैरिज। शादी के बाद एक लड़की अपना पहला नाम रख सकती है, क्योंकि पुरानी परंपरा पे लड़की शादी के बाद अपना नाम नहीं रख सकती है। जैसे आपके रानी लक्ष्मीबाई का था, पहले उनका नाम था मणिकर्णिका, पर शादी के बाद उनका नाम चेंज करके लक्ष्मीबाई रखा गया, पर आजकल वो सारी चीज़ें और नहीं हो रही है। नेक्स्ट है women can legally file for a divorce without the consent of their husband in the event of infidelity, cruelty, physical and emotional violence। यानी एक लड़की डिवोर्स मांग सकती है अपने हस्बैंड को विदाउट द कंसेंट, मतलब अपने हस्बैंड या फिर अपनी फैमिली को बिना पूछे भी एक डिवोर्स मांग सकती है। किन किन केस पे? इनफिडेलिटी, जब एक लड़की को पता चल गया कि उसका हस्बैंड और किसी के साथ रिलेशन पे है, तो वैसे वाले केस पे, या फिर कोई फिजिकल या फिर कोई इमोशनल वायलेंस के केस पे वो बिना पूछे डिवोर्स की मांग कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ए वाइफ हैज़ द लीगल राइट टू स्टे इन मैट्रिमोनियल होम, मतलब एक लड़की अपने ससुराल पे रह सकती है इवन आफ्टर हर स्पाउस डाई, मतलब उसका अगर हस्बैंड का अगर डेथ हो चुका है, ऐसा नहीं कि उसको फिर निकाल देंगे, वो अपने ससुराल पे रह सकती है। नेक्स्ट है ए वीमेन हैज़ द सुप्रीम राइट टू क्लेम द कस्टडी ऑफ हर चाइल्ड स्पेशली इफ द चाइल्ड इज बिलो 5 years ऑफ एज। अगर एक मतलब कपल है और उनका डिवोर्स हो गया है और उनका एक छोटा बच्चा है, तो एक लड़की उस टाइम
क्लेम कर सकती है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है और वो मेरे पास ही रहेगा। तो मतलब इस टाइप ऑफ वो क्लेम कर सकती है अपने बच्चे की कस्टडी के लिए, स्पेशली इफ़ द चाइल्ड इज बिलो 5 years ऑफ एज। मतलब अगर बच्चा अगर 5 साल से अगर नीचे है तो उस टाइम लड़की बिना पूछे भी अपने बच्चे को अपने साथ रख सकती है। फिर जब बड़ा हो जाता है, फिर ऐसे कुछ कुछ होते हैं कि उसको पूछा जाता है कि तुम अपनी मम्मी के साथ रहोगे या फिर पापा के साथ। मतलब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको पूछा जाता है, पर अगर 5 साल से अगर नीचे है तो वो लड़की बिना पूछे भी अपने बच्चे को अपने साथ रख सकती है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू चेंज नेशनलिटी, वो अपना नेशनलिटी भी चेंज कर सकती है एक लड़की। नेक्स्ट है द वीमेन हैज़ द राइट टू अबॉर्ट ए प्रेगनेंसी विदाउट द परमिशन ऑफ हर हस्बैंड और फैमिली, यानी एक लड़की अपनी प्रेगनेंसी को भी अबॉर्ट कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ हर हस्बैंड और फैमिली। अगर उसके हेल्थ पे कुछ इशू आ गए हैं तो वो बिना पूछे अपने हस्बैंड और अपने फैमिली को बिना पूछे भी अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती है। तो हम लोग जितने भी ये राइट्स पढ़ रहे हैं ना, अगर हम लोग इसके डीप लेवल पे अगर हम लोग जाएंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, पर आपके बीएड पे उतना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम लोग सारे चीज़ को ना ऊपरी ऊपरी से पढ़ रहे हैं। ओके, ऐसा मत समझना कि इतना ही है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उतना हम लोग डीप पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है ए वुमेन कैन फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड फैमिली इफ़ शी हैपन्स टू फेस डोमेस्टिक वायलेंस। अगर एक लड़की को अगर उसके हस्बैंड या फिर उसके ससुराल वाले अगर मारे पीटे हैं तो वो कंप्लेन कर सकती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2005 अमेंडमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट HSA 1956, यहीं पे ये बोला गया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 पे एक अमेंडमेंट लाया गया था। यहीं पे ये बोला गया है कि एक लड़की चाहे उसकी शादी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसका भी वही हक बनता है अपने फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर जितना उसका भाई का है। मतलब पहले ये था कि अगर सपोज किसी के 2 लड़की हैं और उनका एक बेटा है, तो फादर के जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं वो सारे अपने बेटे को ही मिलता था, लड़कियों को कुछ भी नहीं मिलता था उनके फादर की प्रॉपर्टी में से। पर आजकल वो सारी चीज़ें नहीं है। मतलब एक घर पे अगर 2 लड़की और एक लड़का है तो जब उसके फादर की प्रॉपर्टी का जब बंटवारा होगा तो तीनों को मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट है इफ द मैरिज फेल द HMA का मतलब है हिंदू मैरिज एक्ट of 1955 provides women with the legal right to claim maintenance of herself and her children from the husband during interim maintenance and after divorce permanent maintenance। कहने का मतलब है अगर एक कपल है और उनका डिवोर्स हो गया, मतलब उनकी शादी टूट गई, तो हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि वो लड़की अपने पति से कुछ पैसा मांग सकती है अपने मेंटेनेंस के लिए, मतलब अपने खर्च के लिए वो अपने हस्बैंड से कुछ पैसा वो मांग सकती है। और अगर बच्चा है तो उनके बच्चे के लिए भी वो एक लड़की पैसा मांग सकती है कि मेरा और मेरे बच्चे का खर्चा दो। ओके, पर देखो मैं पहले से भी बोल चुकी हूँ कि ये जितने भी हम लोग लाइन पढ़ रहे हैं ना, जितने भी ये सारे राइट पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग डीप लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहीं पे अगर लड़की सपोज मान लो बहुत अगर पैसा कमाती है, अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा पैसा कमाती है, तो उस टाइम एक लड़की क्लेम नहीं कर सकती है कि मुझे पैसा दो या फिर मेरी मेंटेनेंस के लिए पैसा दो, क्योंकि एक लड़की खुद भी तो कमाती है ना, तो वो अपना मेंटेनेंस कर सकती है, तो उस टाइम वो अपने हस्बैंड को पैसा नहीं मांग सकती है। तो ये जो हम लोग जो राइट्स पढ़ रहे हैं ना, इसके डीप लेवल पे अगर जाओगे तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे ये अभी अभी मैं बोली कि अगर एक लड़की अगर अपने हस्बैंड से अगर ज़्यादा पैसा कमाती है तो वो उस टाइम क्लेम नहीं कर सकती है अपने मेंटेनेंस के लिए। हाँ, वो अपने बच्चे के लिए पैसा मांग सकती है, पर अपने लिए वो मेंटेनेंस का खर्चा वो नहीं मांग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एंड कल्चरल राइट। ओके, फर्स्ट पॉइंट है इक्वल एक्सेस टू बोथ बेसिक एंड हायर एजुकेशन। मतलब एक लड़की बेसिक और हायर एजुकेशन दोनों को एक्सेस कर सकती है, मतलब एक लड़की जितना चाहे वो पढ़ सकती है। नेक्स्ट है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशनल प्रोग्राम इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। मतलब एक लड़की सारे एजुकेशनल प्रोग्राम जैसे कोई स्पोर्ट्स पे हो गया, यानी कहने का मतलब है वो सारी चीज़ को वो एक्सेस कर सकती है। थर्ड पॉइंट है प्रोफेशन ओपन टू वुमेन इंक्लूडिंग लॉ, मेडिसिन एंड टीचिंग। एक लड़की लॉयर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, टीचर बन सकती है। रोल इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे भी वो काम कर सकती है। जैसे आपके क्रिश्चियन धर्म पे होता है एक क्लर्गी का पोस्ट होता है, मतलब हमारे मंदिर पे जैसे पुरोहित लोग पूजा करते हैं, जैसे पंडित लोग पूजा करते हैं,
क्रिश्चियन धर्म पे एक होते हैं जिनको कहा जाता है क्लर्गी, जो उनके रिलीजियस वर्क्स को संभालते हैं। तो पहले ज़माने पे लड़की लोगों को वो क्लर्गी का काम नहीं देते थे, पर आजकल वो क्लर्गी का काम भी एक लड़की कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है चॉइसेस रिगार्डिंग रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन होम, यानी एक होम और चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट को देखो, चॉइसेस रिगार्डिंग रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग चिल्ड्रन, यानी एक होम और फिर चिल्ड्रन, यानी इन दोनों के लिए वो कुछ चॉइस ले सकती है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और इनके रोल्स के रिगार्डिंग वो कुछ चॉइस ले सकती है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका चॉइसेस रिगार्डिंग फैमिली साइज एंड रिप्रोडक्शन, यानी एक लड़की का अगर कुछ हेल्थ पे अगर कुछ इशू आ रहे हैं तो वो कह सकती है कि अभी मैं प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मतलब इस टाइप का कुछ वो कह सकती है। अपने फैमिली साइज को भी वो कह सकती है, जैसे मुझे ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, मुझे 2 ही पे ही मुझे ठीक लग रहा है। वो अपने रिप्रोडक्शन के बारे पे भी कुछ कह सकती है। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब वो किस मेथड पे वो अपने कंट्रोल करना चाहती है, वो उस पे भी वो कह सकती है। एबॉर्शन, मतलब वो एबॉर्ट भी कर सकती है, वो अपनी खुद की मर्जी से। ओके, नेक्स्ट है सेफ्टी फॉर वुमेन ट्रैफिकिंग, रेप एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूट। अगर एक लड़की के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहा है, या फिर उसको ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन पे अगर ढकेला जा रहा है, तो वो अपनी सेफ्टी के रिगार्डिंग भी कुछ कह सकती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट का मतलब है एक लड़की को अधिकार दिया जाता है कि वो पॉलिटिक्स पे भी वो भाग ले सकती है, इंक्लूडिंग हैविंग ए वॉइस, मतलब वो अपना वॉइस का मतलब है अपना ओपिनियन दे सकती है, एंड इन्फ्लुएंस वोटिंग। नेक्स्ट है रनिंग पॉलिटिकल ऑफिसेस, मतलब एक पॉलिटिकल ऑफिस को भी वो चला सकती है, मतलब रन कर सकती है। नेक्स्ट है रूलरशिप इन हर ओन नेम, मतलब एक शासन को भी अपने नाम पे वो चला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब है जो हमारे संविधान पे लिखी गई है जो अधिकार, यानी जो अधिकार हमारे संविधान पे लिखा गया है, उन राइट्स को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पहला पॉइंट हमारा है आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 हमें ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, यानी सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। नेक्स्ट है द स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल लॉ फॉर वेमेन। अगर सरकार चाहे तो वेमेन के लिए कुछ स्पेशल लॉ वो बना सकता है। जैसे आप अगर बड़े बड़े अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहीं पे ऐसे होता है, लेडीज़ के लिए कुछ सीट रिजर्व किया करके रखा जाता है, तो यहीं पे मतलब सरकार क्या कर रहा है, वेमेन लोगों के लिए कुछ स्पेशल लॉ बना रहा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी पे वेमेन को थोड़ा इग्नोर करते हैं, उनको थोड़ा माइनॉरिटी की कैटेगरी पे लेते हैं, तो उनके अच्छे के लिए, मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए वो कुछ स्पेशल लॉ वो बना सकता है सरकार। नेक्स्ट है नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब मेल और फीमेल के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि तुम लड़की हो तो तुमको यहीं पे जॉब नहीं मिलेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र पे आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। ये आपके आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 पे लिखा गया है। ये आपको सारी चीज़ों को रटना होगा कि कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है। लास्ट पॉइंट है द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये आपके आर्टिकल 39 के सब क्लॉज डी पे लिखा गया है कि अगर सेम काम है तो सेम ही पेमेंट मिलेगा, मतलब एक लड़का को जितना पेमेंट मिलता है एक लड़की को भी उतना ही पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 15(1) का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। नेक्स्ट है आर्टिकल 243D का क्लॉज 3 ये कहता है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन, मतलब एक पंचायत का जो जितना भी सीट होता है जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं उनका 1/3 सीट वीमेन के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट आर्टिकल हमें ये कहता है कि 243D का क्लॉज 4 हमें ये कहता है कि यहीं पे भी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द चेयरपर्सन, मतलब ऑफिसर्स ऑफ द चेयरपर्सन के लिए जितने भी सीट रहते हैं वो भी 1/3 एक लड़की को ही दिया जाता है, मतलब लड़कियों के लिए वो सीट रिजर्व रहती है इन द पंचायत। नेक्स्ट लास्ट है आपका आर्टिकल 243T
का क्लॉज 3 कहता है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी म्यूनसिपालिटी। मतलब म्यूनसिपालिटी ऑफिस पे भी जो डायरेक्टली इलेक्ट जो मेंबर होते हैं वहीं पे भी 1/3 जो सीट होता है वो वुमेन के लिए रिजर्व किया जाता है। सो इतना ही था वुमेन राइट के अंडर। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।